अब ये सवाल क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है फ्रॉम अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर, एक यूनिफॉर्म डिस्क है जिसकी रेडियस आर है, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड √3 आर इज कट। यहां पर आपको एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क दी गई है, उसमें से हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की शेप का जो है एक पार्ट जो है कट कर दिया गया है एज शोन इन फिगर। द न्यू पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज, हमें जो है नया सेंटर ऑफ मास निकालना है। नया सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए पहले हमें यह देखना पड़ेगा इसका पुराना सेंटर ऑफ मास कहां है। तो पुराना सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मान लो ये आपकी फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गई और ये आपकी सेकंड ऑब्जेक्ट हो गई। उम्मीद करता हूं आपको आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है क्लियरली विजिबल है। ठीक है जी, तो फर्स्ट आपकी डिस्क हो गई और सेकंड आपका क्या है, ट्रायंगुलर जो लेमिना है वो है। तो बेसिकली हम ये मान लेते पहले ये पूरी की पूरी डिस्क थी, उसमें से ट्रायंगल निकाला, उसको अलग रख दिया। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले डिस्क की बात करूं, और जो डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं वो कहां से मेजर कर रहे हैं, इस पॉइंट से। ये है आपका ओरिजिन 0 0। तो जब ओरिजिन दे दिया तो हमें डिस्टेंस यहां से ऊपर ऐसे मेजर करनी है। आप यहां पर देखेंगे एक्स एक्सिस के अबाउट इसकी कोई सिमेट्री नहीं है। जैसा एक्स एक्सिस के ऊपर ये बन रहा है, नीचे ये नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट हम जो है इसके अंदर जो सेंटर ऑफ मास है वो एक्स एक्सिस पर 0 रहेगा। इसकी जो सिमेट्री बन रही है वो वाई एक्सिस के अबाउट बन रही है। जब वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री बन रही है तो इसका सेंटर ऑफ मास हमें वाई एक्सिस पर ही मिलेगा। तो जब वाई एक्सिस पर इसका सेंटर ऑफ मास मिलेगा तो वाई सेंटर ऑफ मास दैट मींस इक्वल टू m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। हम इस तरह से कर लेंगे, पर क्या इस फॉर्मूले में इस तरह से करने की जरूरत है, ध्यान से समझेंगे। देखो फर्स्ट वाली डिस्क है और रेडियस कितनी है इस डिस्क की आर, तो यहां से इसका सेंटर ऑफ मास तो तुम्हें यही मिलने वाला है। इसका मतलब ये इसकी रेडियस हो गई आर, ध्यान से देखो। तो इसका मतलब आपको y1 तो मिल गया, y1 कितना है जी, आपको मिला आर। अब मुझे y2 निकालना है। y2 क्या है, ट्राइंगल का लेमिना, जो ट्राइंगुलर लेमिना है उसका सेंटर ऑफ मास। लेकिन वो कहां से निकालना है, वो भी ओरिजिन से निकालना है। तो ध्यान से देखेंगे, ये जो ट्राइंगुलर शेप का लेमिना है ये कैसा है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। जब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये साइड है √3 आर। ठीक है जी, तो अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये वाली जो लेंथ हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी, √3 r/2। उम्मीद करता हूं ये आपको पता है। हम क्या करेंगे, हम यहां से ये हाइट निकालेंगे। ये हाइट बेसिकली क्यों निकाल रहे हैं, हाइट इसीलिए निकाल रहे हैं क्योंकि ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास जो बेस से होता है, ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास जो बेस से होता है वो लेट से यहां पर है, तो ये बेस से कितना होता है, h/3 पर होता है, h/3 पर होता है। तो मैं जब h निकाल लूंगा तो मैं h/3 करूंगा तो मुझे इस बेस से सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा ट्राइंगल का। तो ध्यान से समझेंगे, तो यहां से अब क्या बन गया, लेट से कि ये एक लाइन बनी, एक लाइन आपकी ये बन गई और एक लाइन आपकी ये बन गई। तो क्या बन गया, पूरा का पूरा ट्राइंगल बन गया है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहां से आप हाइट निकालोगे, तो हाइट निकालेंगे तो h² इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, √3 r का स्क्वायर माइनस √3 r/2 का स्क्वायर। आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3r² माइनस 3r²/4। तो यहां से सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है जी, 4 तिया 12 में से 3 गए 9, तो 9r²/4। तो यहां से आ गया आपका h²। तो h किसके इक्वल आ जाएगा आपका, h किसके इक्वल आ जाएगा जी, 9 का जो स्क्वायर रूट है वो 3, तो 3r/2, 3r/2 आपको मिल गया। तो हमें तो h/3 निकालना है, यानी कि y2। ये बेसिकली हमें y2 देखना है, तो h/3 कितना हो जाएगा, यहां से h/3 दैट इज इक्वल टू, h की जगह क्या आ गया, 3r/2 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी 3। तो ये तो h/3, तो 3 से 3 उड़ गया तो आपको क्या मिल गया, r/2।
तो उम्मीद है कि भाई आपको ये चीज समझ में आई कि जो यहां बेस से जो वैल्यू आई ये r/2 आ गई। अब बेस से जो वैल्यू आई आपकी r/2 है, बेस से ये जो वैल्यू आई ये आपकी r/2 है, तो इसका मतलब यहां पर ध्यान से देखो, यहां से यहां तक ये r/2 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये कितनी बची, ये r/2 बची। दैट मीन्स जो y2 है इसके लिए भी r/2 प्लस r/2, तो y2 कितना आ गया, ये भी r ही आ गया। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात किसी को चमकी? अगर ये बात किसी को चमक गई तो बहुत अच्छी बात है, तभी आप समझ पाओगे कि यहां बेस से इसका जो ट्राइंगल का जो लेमिना है उसका सेंटर ऑफ मास r/2 पर है, तो बचा कितना, ये भी r/2। दैट मीन्स कि ये जो डिस्टेंस है ट्राइंगल के केस में भी, जो ट्राइंगल का जो y2 है वो भी r है, सर्कल का जो डिस्क का जो y1 है वो भी r है, तो ट्राइंगल का y2 r, डिस्क का y1 r, यानी कि दोनों का इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास जो है r पर ही है, दोनों का इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास r पर ही है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मान लो, इसका मतलब ये हुआ अगर मान लो एक पार्टिकल यहां पर है और इसके ऊपर ही दूसरा पार्टिकल यहां पर है, दोनों का सेंटर ऑफ मास पोजीशन सेम है, मतलब यहां से अगर हम देखें तो y1 इज इक्वल टू y2, तो इसका क्या मतलब है, इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो भी यही रहने वाला है, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास भी यही रहेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है वो आपको y की डायरेक्शन में r ही मिलेगा, x के लिए तो 0 हो गया, तो आपको बी ऑप्शन मिल जाएगा। ये बिल्कुल इससे पहले वाला सवाल था, वहां पर भी ऐसा ही कुछ हुआ था, ऐसे ही यहां पर हुआ। दोनों ही केस में बेसिकली यहां कैविटी तो बन रही है, ध्यान से समझना कि यहां कैविटी तो बन रही है, लेकिन मास को माइनस करके नहीं कर रहे हम। क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि इनका इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास जो पहले था वही बाद में भी है। ध्यान से देखो कैसे, इस डिस्क का अगर पहले देखें, जब इसमें ट्राइंगल को हटाया नहीं है तब भी इसका सेंटर ऑफ मास यही है। अब अगर तुम इस ट्राइंगल को हटा दो, चूंकि ये भी सिमेट्री, देखो ये सिमेट्री रख रहा है डिस्क, अगर हम इस ट्राइंगल को हटा दें तो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास तब भी यही रहने वाला है। ठीक है, यानी कि इस डिस्क का जब ये ट्राइंगल हट गया तब भी ये देखो, ये वाला पोर्शन इक्वल है, ये पोर्शन इक्वल है, ये पोर्शन इक्वल है, तो इनका सेंटर ऑफ मास तब भी इसी पॉइंट पर रहेगा। ठीक, सिमिलरली इस ट्राइंगल का जो सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पर है r/2 पर बेस से, अगर तुम इसको उठा करके बाहर रख दोगे तब भी वो उसका सेंटर ऑफ मास r/2 पर ही रहा। तो यानी कि इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो चेंज नहीं होगा, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। तो जो दोनों का सेंटर ऑफ मास अगर सेम आ गया और कैविटी वाला क्वेश्चन है तो आप तुरंत समझ जाना कि वहां पर सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। लेकिन ये याद रखना है कि आपको देखना है कि सिमेट्री होनी चाहिए। देखो ये वाला पोर्शन, ये वाला शेडेड पोर्शन, ये शेडेड पोर्शन, ये शेडेड पोर्शन, तीनों लगभग तीनों जो है बराबर हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर आपका जो भी डाउट रहा होगा वो आपका डाउट जरूर क्लियर हुआ। अगर आपका फिजिक्स के अंदर कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया, यानी कि आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, आकाश में, एलन में, पीडब्ल्यू में, मोशन में, ईटूज में, अनअकैडमी में, कहीं भी फिजिक्स के अंदर चाहे थ्योरी या क्वेश्चन कोई डाउट है तो आपको अपना डाउट जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।